Good morning friends, welcome to English classes. Today we are going to discuss about verb. Let's see what is verb. The verb is a word which denotes an action. यानी वर्ब वह शब्द होता है जो किसी क्रिया की ओर, किसी कार्य की ओर डिनोट करता है, इशारा करता है। कहने का सेंस हम कह सकते हैं जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चले वह क्या होता है, वर्ब होता है। अब वर्ब का हम डिवीजन देखते हैं तो मेनली वर्ब दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑक्सिलरी, इसका दूसरा नाम है हेल्पिंग वर्ब। इसे ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। दूसरा होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब के कई नाम हैं, मेन वर्ब, फुल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार का होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार का होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी आपका तीन प्रकार का होता है, टू बी, टू डू, टू हैव। टू बी में आता है आपका इज, एम, आर, वाज, वर। टू डू में डू, डज, डिड। टू हैव में आता है आपका हैज, हैव, हैड। अब प्योर मॉडल में कौन कौन से आते हैं, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। सेमी या मार्जिनल मॉडल में आता है आपका यूज टू, नीड और डेयर। अगर हमें देखा जाए तो टोटल हमारे मॉडल कितने हो रहे हैं, 13 हो रहे हैं। 10 होते हैं प्योर और 3 होते हैं सेमी या मार्जिनल। अब आते हैं मेन वर्ब में। मेन वर्ब आपका दो प्रकार का होता है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब दो प्रकार का हो जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर आपका जो ट्रांजिटिव वर्ब है यह दो प्रकार का होता है, मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव। मोनो ट्रांजिटिव मतलब इसमें एक ऑब्जेक्ट हो, मोनो मीन्स होता है सिंगल, डाई मीन्स होता है दो, तो दो ऑब्जेक्ट उसमें रहते हैं। अब अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो वो दो प्रकार के हो जाते हैं। पहले वाले ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरे वाले को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर हम देखते हैं नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट हमारा तीन प्रकार का, इन्फिनिटिव, जिरेंड और पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले हम टू लगा देते हैं तो इन्फिनिटिव हो जाता है। जिरेंड क्या होता है, आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से जिरेंड बनता है। पार्टिसिपल आपका तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जोड़ते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ये हमारा वर्ब का टोटल डिस्क्रिप्शन है। इसे हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आर दोज दैट हेल्प द मेन वर्ब इन द फॉर्मेशन ऑफ टेंस, पैसिव फॉर्म, क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स। यानी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वे होते हैं जो मेन वर्ब की सहायता करते हैं, किसमें, टेंस बनाने में, पैसिव वॉइस बनाने में, क्वेश्चंस बनाने में और नेगेटिव्स बनाने में। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर 24 इन नंबर। ऑक्सिलरी वर्ब टोटल कितने हैं, 24 हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर। यदि बी, बीन और बीइंग को भी जोड़ लिया जाए तो 24 + 3 कितने हो जाएंगे, 27 हो जाते हैं। दीज वर्ब्स आर कॉल्ड एनामेलस वर्ब। एनामेलस वर्ब यानी अनियमित क्रियाएं। इन्हें एनामेलस वर्ब इसलिए बोलते हैं क्योंकि जनरली जो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो डी या ईडी जोड़ते हैं। जैसे काल का काल्ड सेकंड फॉर्म हो जाता है, ईडी जुड़ा। ठीक है, थर्ड फॉर्म में भी ईडी जुड़ा। लेकिन जो ये वर्ब्स हैं 27 वर्ब्स हैं, इनका फर्स्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी यानी जो रेगुलर रूल है उनका प्रयोग हम नहीं करते, इसलिए इन्हें एनामेलस वर्ब या अनियमित क्रियाएं कहते हैं। किसको, ये 27 वर्ब जो हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जिन्हें प्राथमिक सहायक क्रियाएं कहते हैं। दूसरा आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, विधि सूचक सहायक क्रियाएं। देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है। वर्ब टू बी, टू डू, टू हैव। वर्ब टू बी, टू डू और टू हैव आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्सिलरी। इन्हें प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं, क्यों, दे आर यूज्ड एज मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि ये दोनों तरीके से काम करते हैं, मेन वर्ब के रूप में भी और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आर 3 टाइप्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी 3 प्रकार के होते हैं, टू बी,
टू डू और टू हैव। अब टू बी में कौन कौन से आते हैं आपके, जैसे टू बी। अब जिसे हमने देखा कि अगर हमें गो का हम फर्स्ट फॉर्म देखें तो फर्स्ट फॉर्म गो होता है, सिंगुलर के साथ हम गोज लगा देते हैं। सेकेंड फॉर्म वेंट हो जाता है, थर्ड फॉर्म गॉन होता है और लास्ट वाला क्या होता है, आईएनजी फॉर्म गोइंग होता है। उसी तरीके से जो बी है, बी के फर्स्ट फॉर्म में ईजेएमआर आता है, बी के फर्स्ट फॉर्म में ईजेएमआर आता है। सेकेंड फॉर्म में वाज और वर आता है। थर्ड फॉर्म होता है बीन और आईएनजी फॉर्म हो जाता है बीइंग। अब जैसे हमने देखा कि यह मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों तरीके से काम करते हैं, तो आप जानते हैं कि इज एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहाँ किया जाता है, किस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। वाज वर्ब का पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो बीन की बात आती है, तो बीन अगर आपने टेंस के हमारे वीडियोज पढ़ा होगा या टेंस आप वैसे भी जानते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन या हैव बीन लगता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन का प्रयोग होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग होता है, ठीक है। अब ये मेन वर्ब, ये तो रही बात हेल्पिंग वर्ब की। मेन वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग कहाँ होता है जैसे आपने कहा ही इज अ डॉक्टर, तो वहाँ इज क्या है, मेन वर्ब के रूप में है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया। तो इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब के रूप में भी होता है। और वाज वर्ब का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब के रूप में होता है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपने देख ही लिया। अगला आते हैं टू डू। टू डू क्या होता है, टू डू के अंतर्गत डू, डज, डिड, डन और डूइंग आते हैं। तो जैसे डू डज का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहाँ करते हैं, पहले उसे देखते हैं। तो डू डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में करते हैं, ठीक है। और डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंटरोगेटिव में करते हैं, ठीक। उसके बाद अब देखते हैं मेन वर्ब के रूप में इनका कहाँ प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भाई ये प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं, तो ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरीके से काम करते हैं। तो मेन वर्ब के रूप में अगर हम देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब के रूप में डू और डज का प्रयोग होता है। डिड का प्रयोग जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। और डन का प्रयोग जो है परफेक्ट टेंसेज में, जो परफेक्ट वाले होते हैं उनमें थर्ड फॉर्म के रूप में किया जाता है। तो ये हमने देखा प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या देखा, टू बी और टू डू। अगला हम देखते हैं टू हैव। टू हैव जैसे टू डू टू बी के रूप से टू हैव में यानी हैव के रूप हैज या हैव फर्स्ट फॉर्म में होता है। सेकंड हैड हुआ, थर्ड हैड हुआ और लास्ट वाला हैविंग हो जाता है। अब हम देखते हैं जैसे हैज, हैव, हैड का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहाँ करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद मेन वर्ब के रूप में भी हैज, हैव का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है और हैड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग अगर देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हैज, हैव हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद भी अगर पास्ट का भाव आता है तो हैड का प्रयोग थर्ड फॉर्म में किया जाता है। तो ये तो था हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में हम कहाँ प्रयोग करते हैं। हैव का प्रयोग कुछ और जगह किया जाता है। नेसेसरी माने आवश्यकता, कंपल्सन मीन्स बाध्यता, ऑब्लिगेशन मीन्स जिम्मेदारी को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट टेंस में हैज टू और हैव टू, पास्ट टेंस में हैड टू और फ्यूचर टेंस में विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू हैव टू हेल्प योर फ्रेंड, आपको अपने, यू हैव टू हेल्प योर फ्रेंड, आपको अपने फ्रेंड की हेल्प करनी है। कहने मतलब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपने फ्रेंड की हेल्प करनी है। ही हैज टू गो टू द हॉस्पिटल टू सी हिज ब्रदर, ही हैज टू गो, उसे जाना पड़ता था द हॉस्पिटल, अस्पताल, टू सी हिज ब्रदर, अपने भाई को देखने के लिए। मतलब वो चाहे या न चाहे मजबूरी थी कि उसे अपने भाई को देखने हॉस्पिटल जाना पड़ता था, सॉरी जाना पड़ता है, हैज है तो है हो जाएगा। ही हैड टू वेट फॉर रमेश एट द स्टेशन, ही हैड टू वेट, उसे इंतजार करना पड़ा रमेश का एट द स्टेशन, स्टेशन पर, उसकी इच्छा न होते हुए भी उसे रमेश का इंतजार स्टेशन पे करना पड़ा। आई शैल हैव टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना पड़ेगा, मुझे यह काम करना पड़ेगा, यह बाध्यता है, मजबूरी है। दे विल हैव टू फॉलो मी, उन्हें मेरा अनुसरण करना पड़ेगा, उन्हें मेरा अनुसरण करना पड़ेगा, ये कंपल्सरी है।
अब देखते हैं हैज हैव का प्रयोग जो है कॉजेटिव वर्ब में यानी प्रेरणार्थक क्रिया में भी किया जाता है। अब जब कर्ता यानी सब्जेक्ट किसी कार्य को स्वयं न करके किसी अन्य व्यक्ति से करवाता है या करने की प्रेरणा देता है तो वाक्य की क्रिया कॉजेटिव वर्ब होता है। वाक्य की क्रिया क्या होता है? कॉजेटिव वर्ब होता है। इस प्रकार के वाक्य में गेट, हैव, कॉज और मेक आदि से बनाए जाते हैं। अब देखते हैं इसमें सेंटेंस जो है दो तरीके के होते हैं, एक तो एक्टिव वॉइस वाले होते हैं, एक पैसिव वॉइस वाले। तो यदि एक्टिव वॉइस की क्रिया हो तो मेक या कॉज का प्रयोग करते हैं। एक चीज और है, अगर मेक का प्रयोग किया गया है, MEKE मेक का प्रयोग किया गया है तो मुख्य क्रिया के पहले टू का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे सब्जेक्ट आएगा, फिर मेक आएगा, फिर एजेंट माने जिसके द्वारा कार्य करवाया जाएगा वो आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर जो कार्य करवाया गया वो आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, अब यहीं पे अगर हम कॉज का प्रयोग करते हैं, किसका? कॉज का प्रयोग करते हैं तो यहाँ वर्ब के पहले टू भी लग जाएगा, यही अंतर आएगा। तो मैं आपको रोहन से पढ़वाऊंगा, मैं आपको रोहन से पढ़वाऊंगा, खुद नहीं पढ़ाऊंगा, रोहन से पढ़वाऊंगा। तो अगर इस तरीके के वाक्य होंगे तो कैसे लिखोगे आप? आई शैल मेक रोहन टीच यू, आई शैल मेक रोहन टीच यू। अब अगर हम यहाँ मेक के स्थान पे कॉज का प्रयोग कर दें तो यहाँ टीच के पहले टू लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आई शैल कॉज रोहन टू टीच यू। अगला सेंटेंस, उसने अपनी साइकिल श्याम से चोरी करवाई। तो ही कॉज्ड, पास्ट टेंस है इसलिए कॉज्ड हुआ, ही कॉज्ड श्याम टू स्टील हिज बाइसिकल, टू स्टील हिज बाइसिकल या साइकिल। अब यहाँ कॉज आया तो टू आया। अगर हम इसे मेक से बना सकते हैं, हम मेड कर देंगे तो यहाँ टू का प्रयोग नहीं होगा। अगला है माँ बच्चे को सुला रही है, माँ बच्चे को सुला रही है, माँ खुद नहीं सो रही है, बच्चे को सुला रही है, तो क्या हो जाएगा? द मदर इज मेकिंग द चाइल्ड स्लीप, द मदर इज मेकिंग द चाइल्ड स्लीप। ठीक है, अब मेकिंग क्यों हुआ? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का है इसलिए मेकिंग हो गया है। यहाँ आप कॉजिंग भी कर सकते हैं, अगर कॉजिंग करेंगे तो यहाँ टू स्लीप हो जाएगा। यदि क्रिया पैसिव वॉइस में हो तो गेट या हैव का प्रयोग होता है, साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में आप जानते हैं कि हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर या तो गेट का प्रयोग करो या हैव का, फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद एजेंट, यानी जो कार्य को करेगा वह बाद में आएगा बाई के साथ। आपने सोहन से एक पत्र लिखवाया, आपने सोहन से एक पत्र लिखवाया, आपने खुद नहीं लिखा, सोहन से लिखवाया। यू गॉट या हैड दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, पास्ट है। अ लेटर रिटन बाई सोहन। मैंने नाई से बाल कटवाया, मैंने नाई से बाल कटवाया, तो आई गॉट या हैड दोनों चलेगा, कोई भी लगा सकते हैं एक। माई हेयर कट बाई द बार्बर। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह एक घर सुनील से बनवाएगा, तो ही विल गेट हैव अ हाउस बिल्ट बाई सुनील। तो ये था, हमने देखा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। अब हम लोग कल की क्लास में देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं और उनके यूजेज क्या हैं। थैंक यू।